हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी और क्षितिज भाग 2 से हम कर रहे उत्साह कविता और अट नहीं रही। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने ये कविता लिखी है। उन्होंने पहले एक उत्साह नाम का आवाहन गीत, जिसमें वो बादलों का आवाहन कर रहे हैं, वो गरजें और बरसें और लोगों में नया उत्साह भर दें, लोगों में नया उमंग भर दें और निराशा से आशा की तरफ लोग जो हैं अग्रसित हों। तो इधर जो है दूसरी कविता यहाँ पर है अट नहीं रही है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बेटा यहाँ पर पढ़ा है उत्साह कविता और आज हम पढ़ेंगे अट नहीं रही है। इस कविता में वो फागुन महीने की सुंदरता का वर्णन कि किस तरह से चारों तरफ जो है फूल ही फूल खिलते हैं और सुगंधमय ये वातावरण हो जाता है। तो चलिए एक बार हम कविता को पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद हम इस कविता को आगे इसका शब्दार्थ और भावार्थ करते हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आवाहन गीत पढ़ा था उत्साह, जिसमें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादलों का आवाहन कर रहे हैं, वो गरजे और बरसे। क्या कहा है कवि ने कि बादल गरजो, हे बादलों तुम गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर, तुम इस आकाश को क्या कर दो, घेर घेर कर दो, यानी कि पूरे आसमान में घिर जाओ, पूरे आसमान में छा जाओ। धाराधर कहते हैं बादल को, ललित ललित सुंदर सुंदर काले घुंघराले जिस प्रकार से बाल होते हैं, ऐसे ही उन बादलों का स्वरूप यहाँ पर कवि ने बताया है। बाल कल्पना से पाल, इस पंक्ति में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी कल्पनाएं बदलती रहती है, ऐसे ही बादलों की का जो रूप है वो भी बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि बादल आसमान में घूमते रहते हैं, ठीक है। और जैसे बच्चों की कल्पनाएं बदलती हैं, इसी प्रकार से जो बादल है उनका स्वरूप भी बदलता है। आपने देखा है आसमान में कभी बादल कहीं घने होते हैं, कहीं जो है बहुत दूर दूर होते हैं, कहीं आसमान साफ होता है। तो वो बदलता रहता है, ऐसा नहीं कि हमेशा एक जैसा ही होगा, वो बदलता रहता है, क्योंकि कहीं पर बादल घने होते हैं, कहीं पर बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो ये बाल कल्पना छोटे बच्चों की कल्पना के समान है। विद्युत छवि उर में कवि, नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर से भर दो बादल। अब यहाँ पर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादलों को एक कवि के रूप में देखते हैं। कहते हैं विद्युत छवि, क्योंकि जब बादल गरजते हैं तो उसमें बिजलियां कड़कती हैं। सुर में कवि, और उसके हृदय में क्या है, कवि है, क्योंकि बादलों के आने से वर्षा होती है और वर्षा के होने से लोग जो हैं उत्साहित होते हैं, लोग प्रसन्न हो जाते हैं, एक नई जीवन का निर्माण होता है, नए नए बीज जो हैं उगते हैं और उससे नई नई पौध निकलती है, नए जीवन का निर्माण के साथ ये बादल आते हैं। इसलिए यहाँ पर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादलों को एक कवि के रूप में देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कवि जो है अपनी कविताओं से लोगों को उत्साहित कर देते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे ही इन बादलों के आने मात्र से ही लोगों के मन में उत्साह भर जाता है, ठीक है। इसलिए कवि कहता है वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरज। तुम एक नई कविता का निर्माण करो, क्योंकि तुम्हारे आने से जो है एक नए जीवन का निर्माण हो जाता है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, अब बादलों को गरजने के लिए कहते हैं विकल विकल उन्मन थे उन्मन। कवि कहता है कि भीषण गर्मी के कारण लोग क्या हो गए थे, विकल हो गए थे, लोग जो है व्याकुल हो गए। विश्व के निराग के, विश्व के जितने भी लोग हैं वो सब क्या हो गए थे, वो निराश हो गए। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और देखो जब बादल आते हैं तो आपको बादलों के आने की दिशा फिक्स तो पता होती नहीं है, किस दिशा से आ जाएं। तो अज्ञात दिशा से जब ये बादल आते हैं तब क्या होता है, अनंत के घन, ये जो अनंत आसमान के जो घन यानी बादल है वो एक अज्ञात दिशा से आते हैं। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर बादल गर, और ये जो भीषण गर्मी के कारण ये धरती जो तप्त हो गई है, गर्म हो गई है। तो ये कविता हमने पढ़ी और साथ में हम इसके भावार्थ भी, और जैसा कि हमने आज कविता पढ़नी है अट नहीं रही है, इसमें फागुन महीने की सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि उस समय
बसंत ऋतु होती है और चारों तरफ फूल होते हैं। सुगंधित ये वातावरण हो जाता है, जहां देखेंगे आप जो है नए नए फूल खिले होंगे, रंग बिरंगे फूल। ठीक है, तो अट नहीं रही। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, तट नहीं रही। अट नहीं रही आभा फागुन की तन, तट नहीं रही। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, पर कर देते हो। आंख हटाता हूँ हट नहीं रही, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं हरी लाल। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प लाल। पाट पाट शोभा श्री, पाट पाट शोभा श्री, पट नहीं रही। पाट पाट शोभा श्री, पट नहीं रही। तो आइए इस कविता के सारांश को जानते हैं। इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। तो अट नहीं रही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता अट नहीं रही, इसमें फागुन के उन्माद को प्रकट करती है। कवि फागुन की हर तरफ फैली सुंदरता को अनेक तरीके से देख रहे, अनेक तरीके से जो है उनकी कल्पना कर रहे। कवि अपनी कविता में कहते हैं, देखो हर किसी व्यक्ति का देखने का अपना नजरिया होता है। एक कवि के अंदर इतने भाव आते हैं कि वस्तु को देखने से या फिर कहीं भी देखता है और वहीं पर उसके भाव और उसके विचारों से ही तो वो कविताओं का निर्माण करता है। तो कवि भी इस फागुन के उन्माद को कविता प्रकट कर रही है और इस कविता में फागुन की सुंदरता, सौंदर्य है कि जो सुंदरता है वो अनेक तरीके पर कवि देख रहे। कवि अपनी कविता में कहते हैं, जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य खास दिखाई पड़ता। अब देखिए आपका मन प्रसन्न है, आपको चारों तरफ जो खास आपके मन में होती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा सुंदर शब्दों के चुनाव एवं लय ने कविता फागुन की सुंदर एवं ललित बना दी। चलिए अब कविता में क्या है, पहले हम एक काव्यांश लिया है यहाँ पर इस कविता से, जिसमें हमने तीन पंक्तियां इस कविता की ली। तो छोटे छोटे टुकड़ों में हम कविता को तोड़ के शब्दार्थ और फिर उसके अर्थ को बताएंगे। अट नहीं रही आभा फागुन की तन की, तन नहीं रही। अट नहीं रही आभा फागुन की तन नहीं रही। अट का मतलब होता है बाधा या रुकावट, बाधा या रुकावट। आभा कहते हैं चमक को, फागुन कहते हैं शिशिर ऋतु का दूसरा महीना, जब बहुत ज्यादा ठंड होती है दूसरा महीना। माघ के बाद का मास। तन यानी कि शरीर, और के बाद छठ यानी कि समाना। मैंने शब्दार्थ लिखे, अट अर्थात बाधा या रुकावट, आभा यानी चमक, चलिए तो होली के वक्त जो मौसम होता है उसे फागुन कहते हैं। फागुन के महीने में ही होली आती है तो उसे ही हम फागुन कहते हैं। उस समय प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर, मतलब प्रकृति में अनेक प्रकार की जो फूल हैं, नई नई पत्तियां हैं आती हैं, नई नई जो है कलियां खिलती हैं, फूल आपको चारों तरफ दिखेंगे। तो उस समय जो प्रकृति का सौंदर्य है चरम सीमा और मस्ती से इठलाती है। फागुन के समय पेड़ हरियाली से भर जाते हैं और उन पर रंग बिरंगे सुगंधित फूल उग, इसी कारण जब हवा चलती है तो फूलों की नशीली खुशबू
इस हवा में सारे लोगों पर भी मस्ती छा जाती है। वो काबू में नहीं कर पाते हैं और मस्ती में झूम। चलिए संदर्भ लिखेंगे आप या नोट करके लिखेंगे। होली के वक्त जो मौसम होता है फागुन कहते हैं, और उस समय जो प्रकृति का सौंदर्य है वो चरम सीमा पर और मस्ती से इठला। फागुन के इस समय पेड़ हरियाली से भर जाते हैं और उन पर रंग बिरंगे सुगंधित, कई तो पत्तियां भी रंग बिरंगियां चारों तरफ। इसी कारण जब हवा चलती है फूलों की नशीली खुशबू और इस हवा में सारे लोग मस्ती छा जाती है। वो काबू में नहीं कर पाते हैं और मस्ती में। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्ति में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन माह में आने वाली बसंत ऋतु का वर्णन बहुत खूबसूरत ढंग से किया है। फागुन महीने में जो बसंत ऋतु आती है उसका वर्णन यहाँ बड़े ही खूबसूरत तरीके से किया है। कवि कहते हैं कि फागुन की आभा अर्थात सुंदरता, आभा किसे कहा गया है? इसकी सुंदरता को कहते हैं इतनी अधिक होती है कि उस पर से नजर हटाने का मन ही नहीं करता है। कवि कहते हैं कि इस फागुन महीने की जो आभा है वो इतनी सुंदर है कि नजर उससे हटाने का हमारा मन ही नहीं करता। अर्थात कोई भी अपने आप को उसका आनंद लेने से रोक नहीं पा सकता, नहीं रोक पाता है, तभी जो है उसका आनंद लेता। फागुन की सुंदरता प्रकृति में समा नहीं पा रही है। इतनी सुंदर जो है इस फागुन के महीने की है, ये प्रकृति में समा नहीं पा रही। यानी बसंत ऋतु में प्रकृति बहुत सुंदर लगे, अट नहीं रही आभा। लिखेगा व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सूर्यकांत पाठी निराला जी ने फागुन माह में आने वाली बसंत ऋतु वर्णन बहुत ही खूबसूरत ढंग से किया है। कवि कहते हैं कि फागुन की आभा अर्थात सुंदरता इतनी अधिक है, उस पर से नजर हटा उस पर से नजर हटाने को मन ही नहीं करता। कोई भी अपने आप को का आनंद लेने से रोक नहीं पा रहा। फागुन की प्रकृति में समा नहीं रह पा रही है, यानी बसंत ऋतु में प्रकृति बहुत सुंदर लग रही है। चलिएगा इसके भाव, यहाँ कविता क्या कहना चाहते हैं इन 3 पंक्तियों में। कवि के अनुसार फागुन मास में प्रकृति इतनी सुंदर नजर आती है, उस पर से नजर हटाने को मन ही नहीं करता। फागुन के महीने में प्रकृति में होने वाले बदलावों से सभी प्राणी बेहद खुश हो जाते हैं। कविता में कवि स्वयं भी बहुत ही, यहाँ पर भाव क्या है? कवि फागुन महीने की प्रकृति सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं कि ये जो महीना है इसमें प्रकृति इतनी सुंदर दिखती है, किसी का भी इस सुंदरता से नजर हटाने का मन ही नहीं करता। ठीक है। साथ में उन्होंने इस महीने में प्रकृति में होने वाले बदलावों से लोगों का मन जो है बड़ा प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि प्रकृति में अनेक प्रकार के बदलाव आते हैं। नए नए फूल खिलते हैं, नई नई कलियां निकलती हैं, पत्ते नए निकलते हैं, रंग बिरंगे जो है आपको चारों तरफ पत्ते दिखते हैं, और जो वातावरण है वो सुगंध से भर जाता है, क्योंकि फूलों की खुशबू से पूरा वातावरण जो है क्या हो जाता है? सुगंधित हो जाता है। कविता में कवि स्वयं भी खुश दिख रहे हैं और इस कविता को लिखते समय कवि जो है स्वयं भी खुश दिख रहे हैं, ऐसा जो है हो रहा है।
चलिए इसे नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट पंक्ति है काव्यांश 2। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, हट नहीं रही। अब यहाँ इस पंक्ति में कवि कहते हैं, आप लिखेंगे इस तरह से, पहले आप लिखेंगे कहीं सांस और फिर डॉट करके आप हट नहीं रही है, और कविता आपकी पाठ्य पुस्तिका में लिखी। अब यहाँ कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, कठिन भी नहीं है लेकिन कुछ शब्दार्थ हैं, कठिन नहीं है, हम जानते हैं। नव का मतलब होता है आकाश या आसमान, पर का अर्थ होता है पंख। तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कवि? फागुन माह में ऐसा लगता है मानो प्रकृति एक बार फिर दुल्हन की तरह सज धज तैयार हो, क्योंकि बसंत ऋतु के आगमन से सभी पेड़ पौधे नए नए कोपलों, नई कोमल पत्तियों और रंग बिरंगे फूलों से लद जाते हैं, और जब भी हवा चलती है तो सारा वातावरण उन फूलों की मधुर खुशबू से महक उठता है। तो ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति जो है फिर से एक बार जो है दुल्हन बन करके सज धज करके तैयार हो गई है, क्योंकि उस समय आप देखेंगे हर पेड़ में, हर छोटे पौधे में नई नई कोंप आती है, कोपले के, और कोमल सी पत्तियां जो आती है, नई पत्तियां जिनको रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, और जब हवा चलती है इन फूलों की खुशबू से पूरा वातावरण क्या हो जाता है, मधुर हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। अब व्याख्या लिखेंगे आप। चलिए पहले आप नोट क्या हम यहाँ पर प्रसंग में आपको हर बार बताया गया है कि आपको लिखना है। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से ली गई है, और इसके कवि हैं कवि सूर्यकांत त्रिपाठी। और इस पंक्ति में इस काव्यांश में लिखेंगे या इन पंक्तियों में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने प्रकृति को एक बार फिर से दुल्हन के रूप में सजा धजा बताया गया है, या सज धज कर आ गई है, ऐसा आप लिख सकते हैं अपने शब्द में। क्योंकि बसंत ऋतु के आगमन से क्या हो जाता है, सभी पेड़ पौधे नई नई कोंपलें उसमें आते हैं, नए नए पत्ते आते हैं, नए फूल खिलते हैं, और चारों तरफ जो है सुगंधित हवा चलती, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अपने शब्दों में आप लिखिएगा। अब आप व्याख्या को किस प्रकार से लिखेंगे? तो उपरोक्त पंक्तियों में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने उस समय का वर्णन किया है जब वसंत ऋतु में हर ओर हरियाली और फूलों की फैल जाती है। उस समय कवि को ऐसा लगता है मानो जैसे फागुन खुद सांस ले रहा हो, और सुगंधित वातावरण से हर घर को महका रहा हो। कभी आगे कहते हैं कि कभी कभी मुझे ऐसा एहसास होता है जैसे तुम फागुन माह, तुम किसे कहते हैं? फागुन माह को आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख जो है फड़फड़ा रहे हो। मतलब ऐसी मस्ती में जो है ये मौसम ऐसा जो है कल्पना कर रहे हैं। कभी बसंत ऋतु की सुंदरता पर मोहित है, कि वो कहते हैं मैं अपनी आंखें तुमसे हटाना चाहता तो हूँ, लेकिन मेरी आंखें नहीं। इसकी सुंदरता को देखकर कवि कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम पर से अपनी आंखें हटाऊं, लेकिन मैं हटा नहीं पा रहा हूं, हट नहीं। चलिएगा, उपरोक्त पंक्तियों में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उस समय का वर्णन किया है जब वसंत ऋतु में हर ओर हरियाली, जब वसंत ऋतु में हर ओर हरियाली, चलिए इसका भावार्थ लिखेंगे। इस काव्यांश में कवि कहते हैं कि घर घर में उगे हुए पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। उन फूलों की खुशबू हवा में यूं बह रही है मानो फागुन खुद सांस ले रहा हो, और इस तरह फागुन का महीना पूरे वातावरण को आनंद से भर देता है। इसी आनंद में झूमते हुए पक्षी आकाश में अपने पंख फैलाकर उड़ने लगते हैं, और यह मनोरम दृश्य और मस्ती से भरी हवाएं
हमारे अंदर भी हलचल पैदा कर देती है। यह दृश्य हमें इतना अच्छा लगता है कि हम अपनी आंख इससे हटा नहीं पाते। यहाँ पर फागुन माह का मानवीकरण किया गया है। तो हमने मानवीकरण अलंकार पढ़ा था, तो जहाँ पर हम क्या करते हैं, इससे पहले लेक्चर में हमने अलंकार भी पढ़ा है। तो जब हम प्राकृतिक चीजों का क्या करते हैं, ऐसा बताते हैं जैसे मानव जो है क्रियाएं करते हैं, प्राकृतिक चीजों को भी हम बताते हैं, जैसे कह रहे हैं कि फागुन का महीना क्या कर रहा है, वो जैसे खुशबू फैला रहा है, जैसे हम आनंद से झूम रहा हो। तो यहाँ पर फागुन महीने का क्या किया गया है, मानवीकरण किया गया है। इस काव्यांश में आपका मानवीकरण अलंकार है। तो और काव्यांश पढ़ेंगे और साथ में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब